नमस्कार। आप सबका आज की चर्चा में स्वागत है। आज का जो विषय है वो भूमिधर के पट्टे के अधिकार के विषय में हम समझने का प्रयास करेंगे कि राजस्व संहिता में भूमिधर को पट्टे का किस प्रकार का अधिकार प्राप्त है। तो जहाँ तक पट्टे के कॉन्सेप्ट को समझने का सवाल है, पट्टे को राजस्व संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। तो पट्टे को समझने के लिए फिर से एक बार हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को देखना पड़ेगा। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 105 पट्टे के बारे में प्रावधान करती है। अगर इस सेक्शन को हम देखें, सेक्शन 105 ऑफ टीपीए एक्ट, तो पट्टे का जो अधिकार है वो एक तरह से राइट टू इंजॉयमेंट का ट्रांसफर है, जहाँ पे लेसी के फेवर में राइट टू इंजॉयमेंट यानी कि उस भूमि को उपभोग करने के अधिकार को ट्रांसफर करता है। तो बेसिकली ये राइट टू इंजॉयमेंट का ट्रांसफर है। यहाँ पर भी टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पट्टे में भी। दूसरी बात यह है कि ये ट्रांसफर जो है फॉर ए पार्टिकुलर टाइम पीरियड हो सकता है या परपेचुअल हो सकता है, यानी पट्टा एक निर्धारित समयावधि के लिए हो सकता है या शाश्वत काल के लिए हो सकता है। और इस पट्टे के एवज में लेसी जो है लेसर को कुछ रेंट पे करता है। तो ये तीन महत्वपूर्ण शर्तें हैं जहां राइट टू इंजॉयमेंट का ट्रांसफर हो रहा है, फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड हो रहा है, और फॉर द सेक ऑफ रेंट या जिसको हिंदी में भाटक कहते हैं उसके लिए हो रहा है। तो ये रहा पट्टे का कॉन्सेप्ट। तब हम आइए देखते हैं कि राजस्व संहिता में पट्टे के बारे में कौन कौन से प्रावधान हैं। तो ये प्रोविजन शुरू होते हैं सेक्शन 94 से। सेक्शन 94 बताता है कि लीज के राइट पे किस तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो सेक्शन 94 ये कहता है कि भूमिधर जो है, भूमिधर या आसामी, यानी यहाँ भूमिधर शब्द यूज हुआ है, तो इसमें भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट और भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट दोनों आते हैं। तो भूमिधर या आसामी को पट्टे का करने का अधिकार प्राप्त है, और ये अधिकारों का उपयोग वो सेक्शन 95 और 96 के अनुसार करेगा। एक बात तो ये हो गई कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 95 एंड 96 जो हम आगे देखेंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर यह पट्टा किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए है जो कि एग्रीकल्चर की फील्ड में स्टडी को इम्पार्ट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो दो स्थितियां बनती हैं। एक तो भूमिधर या आसामी धारा 95 या 96 के अनुसार पट्टे में अपनी भूमि को दे सकता है, और दूसरा यह है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तब पट्टे पर देने के लिए किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कृषि के क्षेत्र में अपने शिक्षा को दे रहा होना चाहिए। तो ये रहा सेक्शन 94। उसके बाद आता है सेक्शन 95। सेक्शन 95 और 96 के आधार पे ही पट्टा दिया जा सकता है, जो रिस्ट्रिक्शंस इसमें हैं। तो सेक्शन 95 कहता है कि लीज बाय डिसेबल्ड पर्सन, तो पट्टा जो है अक्षम व्यक्तियों के द्वारा दिया जाएगा। तो अगर आप यूपी रेवेन्यू कोड देखें या उसके पहले यूपी जेड.एंड.एल.आर एक्ट देखें, तो पट्टे का जो प्रोविजन था, जो स्टेट की मंशा थी कि जहां स्टेट ने भूमिधरों को टाइटल ट्रांसफर किया, तो स्टेट की मंशा ये थी कि सामान्य परिस्थितियों में भूमिधर उस पर खेती का काम खुद करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई अपरिहार्य स्थिति आ जाती है जहां भूमिधर अपनी जमीन पे खेती का कार्य कर पाने में सक्षम नहीं है, तो उन ऐसी स्थितियों की एक प्रिजम्पशन करके एक प्रोविजन किया गया, जब वो इन ऐसी स्थितियों में अपनी जमीन को पट्टे पर किसी अन्य को दे सकता है और उसके एवज में वो रेंट ले सकता है, और ये पट्टा फॉर सर्टेन टाइम पीरियड होगा। अगर वो कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तब उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन यदि अदरवाइज कोई स्थिति है तब वो धारा 95 और 96 के आधार पे ही पट्टा दे सकता है। यानी पहली रिक्वायरमेंट है कि वो डिसेबल्ड होना चाहिए। सेक्शन 95 कहता है कि लीज बाय डिसेबल्ड पर्सन। दूसरी बात यह है कि ऐसा भूमिधर जो डिसेबल्ड है
वो अपने पूरे या अपनी जमीन के किसी पार्ट का पट्टा कर सकता है, और ये पट्टा एक बार में 3 साल के लिए होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार में 3 साल के लिए होगा और अवधि समाप्त होने के बाद वह पुनः पट्टा कर सकता है, यानी कि एक बार में 3 बार ऐसा व्यक्ति पट्टा कर सकता है। तो अगर हम सेक्शन 95 देखें तो इसमें लीव बाय डिसेबल्ड पर्सन जहां कहा गया है तो अक्षम व्यक्ति ही पट्टा कर सकते हैं। इसी के कॉरस्पेंडिंग प्रोविजन ओल्ड एक्ट में सेक्शन 157 में था। तो अक्षम व्यक्ति कौन है, इसकी एक कैटेगरी पूरी दी हुई है धारा 95 में। उसके कुछ एक उदाहरण अगर हम देखें तो पहला ये कहता है कि मेंटली इल और मेंटली रिटार्डेड पर्सन। तो जाहिर सी बात है कि जो मेंटली इल है या मेंटली रिटार्डेड है वो स्वयं खेती करने में सक्षम नहीं है, तो उसका कोई गार्जियन ऐसे मामले में पट्टा कर सकता है। इसी तरह का अगर फिजिकल इन्फर्मिटी के कारण वो पट्टा नहीं कर पा रहा है तब भी पट्टा किया जा सकता है। ऐसा भूमिधर कोई डीटी है या वक्फ है, कोई देवता है या वक्फ है, वो फिजिकली स्वयं नहीं खेती का कार्य कर सकता है तब वो पट्टा कर सकता है। इसी तरह से अगर मैरिड वुमेन है या डाइवोर्स्ड है और वो पति से अलग रह रही है, ऐसी कोई स्थिति बनती है तब भी पट्टा किया जा सकता है भूमिधर के द्वारा। उसके बाद यदि कोई माइनर है या ऐसा स्टूडेंट है जो कि बाहर कहीं स्टडी कर रहा है, या कोई व्यक्ति जो मिलिट्री या नेवल सर्विसेज में है या एयर सर्विसेज में है, इन व्यक्तियों के द्वारा पट्टा किया जा सकता है। और सबसे आखिरी में कह दिया गया कि एनी अदर पर्सन हु इज अनेबल टू कल्टीवेट हिज होल्डिंग फॉर द रीजन प्रिस्क्राइब्ड, या कोई अन्य व्यक्ति जो किसी कारण से खेती करने में असमर्थ है। तो सेक्शन 95 को अगर आप देखें तो इसको मुख्य रूप से इसीलिए प्रावधानित किया गया कि ऐसे व्यक्ति जो स्वयं खेती करने में अक्षम है वो अपनी भूमि को, उनकी भूमि वैकेंट न रहे, उसका कुछ उपयोग हो, इसलिए वो उसका पट्टा करेगा और पट्टा करने के बाद जो लेसी होगा वो उस पे खेती का कार्य कर सकेगा और उसके एवज में लेसर को रेंट मिलेगा। उसके बाद इसी में सेक्शन 95 में एक और प्रोविजन है जहां ये कहा गया कि बैंक जो यूपी एग्रीकल्चरल क्रेडिट एक्ट के द्वारा ऐसे किसी भूमि को प्राप्त कर रहे हैं तो वो भी बैंक खुद भी ऐसी भूमि का पट्टा 1 वर्ष के लिए कर सकते हैं। तो ये सेक्शन 95 है जो कि पट्टे के अधिकार से संबंधित है और एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस बताता है कि कौन लोग होंगे, कौन सा ऐसा वर्ग होगा जो पट्टा कर सकेगा। उसके बाद एक स्थिति सेक्शन 96 में बनती है कि जहां किसी भूमि पे को शेरर है, यानी एक से अधिक स्वामी है किसी भूमि के, और एक व्यक्ति ही अगर डिसेबल के कैटेगरी में आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी पट्टा कर सकता है। और ऐसे पट्टे के बाद, ऐसा पट्टे होने के बाद जो को शेरर्स हैं वो पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं, यानी कि अपने अपने अंशों को अलग करा सकते हैं। तो अगर को शेरर भी है और सारे को शेरर डिसेबल नहीं है, उनमें से कोई एक ही डिसेबल है, तो उसको भी सेक्शन 96 पट्टे करने का अधिकार देता है। इसका आशय यह है कि कोई भी भूमि वैकेंट नहीं होनी चाहिए, उसका यूज होना चाहिए, उसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन 97 ये प्रावधान करता है, सेक्शन 97 ये बताता है कि अगर पट्टा 100 रुपए से अधिक का अगर उस पर भाटक है और 1 साल से अधिक का है, उसका पीरियड 1 साल से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है, मस्ट है। ये सेक्शन 97 ऑफ द यूपी रेवेन्यू कोड बताता है और इसी तरह का प्रोविजन सेक्शन 158 ऑफ द ओल्ड एक्ट या यूपी JD&LR एक्ट में था। तो इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इफ इट इज फॉर मोर देन 1 ईयर। तो ये है सेक्शन 97 का ही एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि केवल इस कारण से कि अगर इस एक्ट के अनुसार पट्टा नहीं किया गया है तो इस कारण से वो पट्टा सेल नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर किसी ट्रांजैक्शन को सेल की परिभाषा के अंतर्गत आना है तो उसको और सारे नाम्स भी
फुलफिल करने पड़ेंगे, मात्र इस कारण से कि अगर वो इस धारा के या इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली पट्टा नहीं किया गया है और इस कारण से उसको सेल नहीं माना जाएगा। ये इसकी एक्सप्लेनेशन बताती है सेक्शन 97 की। उसके बाद हम देखें कि सेक्शन 103 बताता है कि इफेक्ट क्या होगा इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस कोड अगर लीज कर दिया जाता है। तो अगर इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई पट्टा किया गया है और लेसी के पास जो जमीन है वो 5.0586 हेक्टेयर से कम रहती है, तो ऐसी स्थिति में लेसी की जो स्थिति होगी वो भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट की हो जाएगी। और अगर लेसी की जो जमीन है आफ्टर पट्टा 5.0586 हेक्टेयर से ज्यादा हो जाती है, तब उसकी स्थिति परचेजर की हो जाएगी। तो धारा 103 बताती है कि अगर इस अधिनियम के उल्लंघन में कोई पट्टा कर दिया गया है और पट्टेदार यानी जिसके पक्ष में पट्टा किया गया है उसकी जमीन 5.0586 हेक्टेयर से कम है, तो उसकी स्थिति जिसके पक्ष में पट्टा किया गया है उसकी स्थिति हो जाएगी भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट वाले भूमिधर की। और जबकि जिसके पक्ष में पट्टा किया गया है उसकी जमीन 5.0586 हेक्टेयर से ज्यादा हो जाती है, तो उसकी स्थिति जो होगी वो परचेजर की होगी। तो ये पट्टे से संबंधित, भूमिधर के पट्टे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान थे। इसके बाद इसमें आगे एक और प्रोविजन आएगा जहां ग्राम पंचायत कैसे पट्टा करती है और अगर पट्टे में कोई अनियमितता है, कोई गलती है, तो उस पट्टे का कैसे कैंसिलेशन करा सकते हैं, वो आगे के प्रोविजंस में आएगा, उसको हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो ये पट्टे से संबंधित प्रावधान है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके इस पे क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। अगर हम एक दो क्वेश्चंस इसमें देखें तो ये पीसीएस जे में भी आया है 91 और 97 में, जहां की कहा गया है कि कैन ए भूमिधर लेट हिज लैंड इफ सो इन व्हाट कंडीशंस। क्या एक भूमिधर अपनी भूमि का पट्टा कर सकता है, यदि कर सकता है तो किन परिस्थितियों में। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है कि भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स के कौन कौन से अधिकार हैं उनको बताइए, 97 में आया है। और पूछा है कि क्या भूमिधर अपनी भूमि का पट्टा कर सकता है। तो एक तरह से कई बार टेल क्वेश्चन बना दिए जाते हैं जहां पे कि एक बार पूछा गया है कि भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट्स के कौन कौन से अधिकार हैं और साथ में एक टेल ये पूछ दिया गया कि पट्टे से संबंधित कौन कौन से अधिकार हैं। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत एग्जॉस्टिव स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें दो अलग अलग क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया है और इस तरह के ट्रेंड हायर जुडिशियल सर्विसेज में भी आपको देखने को मिलेंगे जहां एक मुख्य प्रश्न है और उसके साथ एक कोई टेल छोटा आंसर ऐड करके बनाया गया है। तो ये आज की चर्चा रही भूमिधर के पट्टे से संबंधित प्रावधान की। तो आप सब हमें सब्सक्राइब करते रहें, जो जिन लोगों ने नहीं किया है सब्सक्राइब। और बहुत जल्दी ही क्योंकि कोविड-19 की चुनौती के बाद न्यायालय फिर से काम करना शुरू कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे अनुजों ने अभी जो लॉ डिग्री लिया होगा या सोच रहे होंगे वकालत करने की, उन सब के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। तो एक सामान्य स्थिति में भी वकालत अपने आप में चुनौती है और इस समय तो बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। तो एक चर्चा मैं इस पे लाना चाहता हूं, आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो यंग लॉयर्स हैं जो अभी प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं वो अपने वकालत की शुरुआत कैसे करें। इसलिए वो बहुत जल्दी मैं ले आऊँगा। तो मेरा अनुरोध है कि आप मुझे देखते रहें, कीप वॉचिंग मी और सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।